हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फातिमा मैम फ्रॉम शुभम सर्स एकेडमी और आज मैं एक सेशन लेकर आई हूँ ऑन फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर, द बेसिक्स ऑफ ग्रामर के ऊपर। काफ़ी बच्चों के मैसेजेस थे, टेक्स्ट मैसेज थे, व्हाट्सएप पे था, टेलीग्राम पे था, कॉल्स थे कि मैम हमें थोड़ा सा बेसिक ऑफ ग्रामर के बारे में बताइए। कुछ मैसेजेस ऐसे भी थे कि मैम हम जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं वी आर प्रीटी गुड एट स्कोरिंग इन आरसी, इन क्लोज टेस्ट, इन पैराजम्बल, लेकिन दिक्कत आ रही है तो ग्रामर में, स्पॉट डियर के क्वेश्चंस में। तो इसके लिए आज मैंने लाया है अपना सेशन ऑन द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ इट। स्टूडेंट्स, आज जब हम ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे तो मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्रामर? ग्रामर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्रामर? थिंक। पहला जो आंसर आपके दिमाग में आता है दैट इज ग्रामर म्हणजे व्याकरण, राइट? ग्रामर म्हणजे व्याकरण नसते. ग्रामर म्हणजे व्याकरण जे तुम्ही सांगतात ते तर भाषांतर झालं. देन व्हाट डू यू मीन बाय ग्रामर एक्झॅक्टली? व्हाट इज ग्रामर? व्हाट इज ग्रामर? हाउ डू यू डिफाइन द टर्म ग्रामर? ओके, grammar is nothing but a set of rules and regulations that are essential to form a correct sentence in any language. नियमों के झुंड को किसी भी भाषा में एक सही वाक्य बनाने के लिए जो नियमों का झुंड होता है उसको ग्रामर कहते हैं. अब ग्रामर हर भाषा का होगा. इंग्लिश का ग्रामर है, संस्कृत का ग्रामर है, हिंदी का ग्रामर है, मराठी का ग्रामर है, फ्रेंच लैंग्वेज का ग्रामर है, चाइनीज लैंग्वेज का ग्रामर है. तो हर भाषा का ग्रामर होता है. बेसिकली ग्रामर इज द बाइंडिंग फोर्स दैट एक्चुअली बाइंड्स द लैंग्वेज फॉर इयर्स टुगेदर. इसीलिए ग्रामर का डेफिनेशन व्याकरण नहीं है. ग्रामर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. It is a set of rules and regulations to form a correct sentence in any language. नियमों के झुंड को हम कहेंगे ग्रामर. ओके, तो ग्रामर व्याकरण ये उसका भाषांतर है. इसका डेफिनेशन है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. आर यू क्लियर विद दिस पार्ट? चलिए, ग्रामर क्या किसी भाषा के लिए ज़रूरी है? ऑफ कोर्स इट्स वेरी एसेंशियल. लेकिन कौन से स्किल के लिए? क्या सुनने के लिए ग्रामर ज़रूरी है, फॉर लिसनिंग स्किल्स? क्या बोलने के लिए ग्रामर ज़रूरी है? क्या रीडिंग पार्ट के लिए ग्रामर ज़रूरी? लिखने के लिए ग्रामर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ग्रामर का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है आपके राइटिंग स्किल्स में. वहाँ जज किया जाता है आपका ग्रामर. इसीलिए मैं अपने क्लास में भी हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई नई भाषा सीखें तो उसके ग्रामर पे पहले अटैक ना करें. ग्रामर किसी भी भाषा का ब्रह्मास्त्र होता है. उसको हमेशा लैंग्वेज पे एक महारत आ जाने के बाद निकालना चाहिए या सीखना चाहिए. Clear with this concept? So if you are learning a new language, please don't start with learning the grammar of that particular language. Okay? Grammar किसका होता है? भाषा का. Correct. Language के लिए होता है, language के लिए होता है grammar. Alphabet. English में कितने alphabets हैं? 26. How do you define that? किस में उसको डिवाइड किया गया है? वॉवल एंड कॉन्सोनेंट. वॉवल एंड कॉन्सोनेंट में वॉवल आप किसको कहते हैं? स्वर को. हिंदी में आप इसको स्वर कहते हैं, AEIOU. और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, BCDZ. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है स्टूडेंट्स कि ये किस बेसिस पे वॉवल और कॉन्सोनेंट को डिफाइन किया गया है? What is the factor that differentiates the alphabet and diversifies them into vowel as well as consonant? किस बेसिस पे? टीचर ने बचपन में रटा दिया, सांग AEIOU म्हणजे वॉवल. पण कशाला सांगायचं त्यांना वॉवल? काय बेस आहे त्या सांगायला? What is the base of saying that they are vowels and these are consonants? The base is the base of the sound, the way you pronounce this. AEIOU का pronunciation जो है उसके बेसिस पे उसको वॉवल की कैटेगरी में डाला गया है. और जो दूसरे अल्फ़ाबेट हैं ब, क, ड, इसके बेसिस में इनको कॉन्सोनेंट के इसमें डाला गया है. फर्स्ट, वर्ड्स. और वर्ड्स से क्या बनती है आपकी लैंग्वेज. अगर हम सोचें, गूगल सर्च भी अगर आप इसके लिए करें कि कितने शब्द हैं इंग्लिश भाषा में, कोई कहता है मैम 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, कोई 9 लाख, 10 लाख. तो हम एक एवरेज पकड़ते हैं कि अगर इंग्लिश भाषा में 15 लाख शब्द हैं तो क्या हम हर शब्द को एक ग्रामर का रूल लगा सकते हैं? तो हमको कितने रूल्स याद रखना पड़ेंगे? 15 लाख, विच इज़ हाईली इम्पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर 15 लाख रूल्स. सो व्हाट वी डू फॉर दिस इज हम इन 15 लाख शब्दों को 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं.
तो जब हम इनको 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हमको उस 8 कैटेगरीज के रूल्स को याद रखना पड़ेगा, हर शब्द का रूल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक शब्द है माउंटेन, माउंटेन को मैंने डाल दिया नाउन में, अब माउंटेन किसके रूल्स फॉलो करेगा? नाउन के। सो दैट बिकम्स ईजी। जितने भी इंग्लिश में शब्द हैं, चाहे वो 10 लाख हो, 9 लाख हो, 15 लाख हो, या किसी भी भाषा के जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों को हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है? कितने इसमें डिवाइड कर रखा है? 8 पार्ट्स में, जिसको हम कहते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको कहा जाता है। ओके, इसका सबसे पहला पार्ट होता है नाउन। नाउन में वो सारे शब्दों का झुंड आता है जो किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जगह या कोई क्वालिटी को दिए गए नाम को हम कहेंगे नाउन। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एनी क्वालिटी विल बी कंसिडर्ड एज नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा शाम, शाम को कहाँ डालूंगी? नाउन में। तो ये शब्द शाम किसके रूल्स फॉलो करेगा? पूरे नाउन के। यानी आपको शाम के लिए कोई स्पेसिफिक रूल याद नहीं रखना है, आपको नाउन के रूल्स याद रखना पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से टेबल, टेबल को कहाँ डालूंगी? नाउन में। तो ये वर्ड किसके रूल्स फॉलो करेगा? नाउन के। सबसे पहली कैटेगरी है नाउन की। Noun is a name of a person, place, animal, thing or a quality that you name as. For example, knowledge, beauty, strength, ये भी noun की कैटेगरी में जाएंगे। पहला समझ में आया आपको कि पहले कैटेगरी में कौन से सारे शब्द आएंगे? सेकेंड होता है प्रोनाउन, जिसको आप हिंदी या मराठी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन इज इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पे आता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। अब मुझे बताइए, इसमें एक ग्रामर का रूल छिपा है। कैसा रूल? बताती हूँ। अब जो इंसान नाम की जगह पे बैठ रहा है, नाउन को उठा के बैठ रहा है, तो क्या मतलब हुआ इसका? कि एक वाक्य में नाउन और प्रोनाउन चिपक कर नहीं आ सकते, क्योंकि वो उसी की जगह पे तो उठा के बैठ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल ही इज अ गुड बॉय। राहुल ही इज अ गुड बॉय इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग सेंटेंस। या तो राहुल को रखो या तो ही को रखो। अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से? तो प्रोनाउन कब आएगा? वो नाउन को कुर्सी पे से उठाएगा, अपनी जगह से उठाएगा, फिर प्रोनाउन बैठेगा। ओके, सो दैट इज इन प्लेस ऑफ नाउन। नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर द थर्ड। द थर्ड टाइप ऑफ or the third part of speech is verb. The third part of speech is verb. Let's go for verb. Verb are action words. Verb are action words. For example, sit, stand, dance, jump, walk, sleep. These are action words and these are all verbs. Okay? Verbs में दो टाइप होते हैं, helping verb as well as main verb. Helping verb is am, are, was, were, ये सारे helping verbs हो जाते हैं। ठीक है? Now the fourth type, जिसको verb को I think हिंदी में मराठी में आप क्रिया कहते हैं। Now the fourth type is what? Adjective. Adjective यानी ऐसा शब्द जो आपके नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने का क्या मतलब होता है? उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे शीतल इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। नाउ ब्यूटिफुल, शीतल के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो दैट बिकम्स व्हाट? दैट बिकम्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की कैटेगरी में वो सारे शब्द आएंगे जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको क्या देते हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। दैट बिकम्स व्हाट? एडजेक्टिव। नेक्स्ट, एडवर्ब। इसके नाम में इसका मतलब पता है। एडवर्ब का क्या मतलब होता है? इट एड्स टू द वर्ब, इट गिव्स यू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब। क्रिया के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा वो हो जाएगा एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर ड्राइव्स केयरफुली। अभी केयरफुली पिताजी के बारे में बोल रहा है कि उनके ड्राइविंग के, तो केयरफुली क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडवर्ब। तो केयरफुली किसके रूल्स फॉलो करेगा? एडवर्ब के रूल्स फॉलो करेगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की बड़ी मजेदार कहानी है, सुनाती हूँ आपको। ये ऐसा शब्द है कि शब्द बहुत छोटा होता है लेकिन पूरा रिश्ता बताता है। किसका रिश्ता बताता है? किसका रिलेशनशिप बताता है? नाउन या प्रोनाउन का या सब्जेक्ट का रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस से रिश्ता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द चॉक इज ऑन द बॉक्स, ऑन। The chalk is beside the box, beside. The chalk is under the box, under. यानी उस एक शब्द बदलने से उन दोनों के बीच का रिश्ता बदल गया, चौक और बॉक्स का। Understood this? Now, the next part of speech is conjunction. इसको बहुत सारे लोग कनेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं और इसका दूसरा नाम जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, दैट इज फेविकॉल।
ये किसी को भी जोड़ने का काम करता है और ऐसा मजबूत जोड़ है जो टूटता भी नहीं। सो कंजंक्शंस आर नथिंग बट कनेक्टर्स एंड फेविकॉल। ये किसको जोड़ेगा? दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को, दो वाक्यों का काम करेगा वो कंजंक्शन, वो कनेक्टर, वो फेविकॉल। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन, जिसको बहुत सारे लोग इंजेक्शन भी कहते हैं, बट इट इज इंटरजेक्शन। व्हाट आर इंटरजेक्शंस? इंटरजेक्शन इस कैटेगरी में हम वो सारे शब्द डालते हैं वेरिन इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड। इमोशंस को जब शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटिफुल डे, तो ये वाओ क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। Alas, I'm sorry, and you say all these kind of emotions. Hooray, we won the match. कोई है वाला भी आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। So are you clear with the 8 parts of speech? कुछ लोगों ने इसको 9 parts of speech भी बताया है। 9 parts of speech कैसे? इन्होंने आर्टिकल्स को, डिटरमाइनर्स को एक अलग से नवा पार्ट कर दिया है, या कुछ लोगों ने इसको 7 parts भी बताया है, इंटरजेक्शन को बाहर खींच लिया है। So but standard English में there are 8 parts of speech considered. Clear with this? चलिए इसको थोड़ा और दिलचस्प बनाती हूँ ताकि ये चीज़ आप जिंदगी भर ना भूलें। कैसे? ऐसे, आपने हिंदी पिक्चर तो बड़ी देखी है, मैं तो बॉलीवुड की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ओके, सो अब एक हिंदी मूवी को अगर मैं इंग्लिश के वाक्य से रिलेट करूँ, अंडरस्टूड द रिलेशन? लेट्स स्टार्ट इट अगेन। एक हिंदी मूवी को एक इंग्लिश के वाक्य से मैं रिलेट करती हूँ, तो बताओ हीरो कौन हो जाएगा? नाउन। हीरोइन कौन हो जाएगी? प्रोनाउन। विलन कौन हो जाएगा? वर्ब। हीरो हीरोइन का दोस्त कौन कहलाएगा? एडजेक्टिव। विलन का दोस्त कौन हो जाएगा? एडवर्ब। रिश्ता बताने वाले लोग कौन हो जाएंगे? प्रेपोजिशंस। गाने जो पिक्चर के सीन्स को जोड़ते हैं वो किसका काम करेंगे? कंजंक्शन का। और अगर आइटम सॉन्ग होगा तो वो बन जाएगा इंटरजेक्शन। तो पिक्चर मजेदार। नाउ क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, अगेन आई रिपीट। अगर आपका इंग्लिश का वाक्य हिंदी की बॉलीवुड मूवी होती तो नाउन किसका काम करेगा? हीरो का। हीरोइन कौन? प्रोनाउन। विलन कौन? वर्ब। हीरो हीरोइन का दोस्त कौन? एडजेक्टिव। विलन का दोस्त? एडवर्ब। रिश्ता बताने वाले लोग? प्रेपोजिशन। गाने जो जोड़ने का काम करते हैं? कंजंक्शन। आइटम सॉन्ग? इंटरजेक्शन। क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? अब इसमें 2-3 रूल्स मैं डालती हूँ। कैसे? आप एक बॉलीवुड मूवी के बारे में सोचो, पिक्चर को बनने के लिए कौन सी चीजें अनिवार्य है जिसके बिना पिक्चर बन ही नहीं सकती? पहला दिमाग में ख्याल होगा मैडम हीरो तो चाहिए पिक्चर में। कहानी कैसे बनी फिर? विद्या बालन तो हीरोइन के साथ पिक्चर खींच ली पूरा। यानी पिक्चर को बनने के लिए, वाक्य को फॉर्म होने के लिए हीरो हीरोइन में से कोई एक चाहिए, यानी नाउन प्रोनाउन में से कोई एक कंपल्सरी है, अनिवार्य आहे, पाहिजे म्हणजे पाहिजे, त्याच्याशिवाय वाक्य बनणार नाही। आणि दुसरा कोणता? विलन पाहिजे आपल्याला। तो वाक्य रचना के लिए कंपल्सरी आपको 2 लोग चाहिए है, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक लो और विलन, वर्ब चाहिए। पिक्चर में अगर हीरो का दोस्त हो फर्क पड़ता नहीं, ना हो तो फर्क पड़ता नहीं, विलन का दोस्त हो ना हो फर्क पड़ता नहीं, गाने हो ना हो फर्क पड़ता नहीं, आइटम सॉन्ग हो तो पिक्चर ज़्यादा चलती है, ना हो तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। गॉट दिस पॉइंट? सेंटेंस में 2 कंपल्सरी थिंग्स है, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए वर्ब। अब मेरा अगला सवाल आपसे है कि बताओ सुल्तान में विलन कौन था? सुल्तान में विलन कौन था? सलमान खान की मूवी सुल्तान में विलन कौन था? ठीक है, दंगल में विलन कौन था? वहां तो विलन ही नहीं है। दैट्स इट। तो सुल्तान और दंगल जैसी पिक्चर में विलन था। कौन विलन था मैं बताती हूँ। वर्ब के 2 टाइप्स हैं, मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या नाम है? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब जैसे सिट, स्टैंड, डांस, जंप, जहां पे आपको क्रिया दिखती है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर इंडिया का विलन मोगैम्बो, ये मेन वर्ब हो गया। हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी चीजें। ये हो गए सुल्तान के विलन, ये हो गए आपके दंगल के विलन, जहां पे ईगो, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें विलन का काम करते हैं। बट वाक्य में कंपल्सरी होना चाहिए, चाहे मेन वर्ब हो तब भी काम बन गया आपका, वाक्य बन गया। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तब भी चलेगा, काम बन गया आपका। अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट? इसीलिए इंग्लिश में शॉर्टेस्ट सेंटेंस हम लिखते हैं आई एम, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मैं हूं ना। दिस इज द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। I is playing the role of a pronoun, the heroine of the movie, and am is the villain of the movie. That's the helping verb. I am is the shortest sentence in English. Clear with this concept? अच्छे से याद रहेगा।
ठीक है, तो पहला रूल समझ में आ गया कि वाक्य में ग्रामर की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, और जिसको पकड़ा मतलब पिक्चर समझी। कौन? हीरो और विलन। हीरो कौन हो सकता है? इट कैन बी ईदर नाउन और इट कैन बी द प्रोनाउन। विलन कौन होगा? चाहे आपका मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? चलिए एक सेकेंड रूल बताती हूँ आपको, बड़ा मजेदार रूल है। धूम 1 का विलन कौन है? फिर से सवाल रिपीट करती हूँ। धूम 1 पिक्चर में विलन का काम किसने किया है? नेगेटिविटी या नेगेटिव रोल किसने दिखाया है? जॉन इब्राहम, राइट? और अगर मैं पूछूं परमाणु का हीरो कौन है? अगर मैं पूछूं फोर्स का हीरो कौन है? अगेन जॉन इब्राहम। मतलब ये क्या खेल हुआ भाई? एक हीरो एक पिक्चर में विलन बन के आता है, एक दूसरे एक्टर वही विलन बन के आता है, फिर हीरो बन के आता है। मतलब ये पॉसिबल है क्या? वेरी मच पॉसिबल। शब्द भी ऐसे ही खेल खेलेंगे आपके साथ। कोई शब्द को जिसको आपने वर्ब बता दिया वो जिंदगी भर वर्ब नहीं रहेगा, वो नाउन का भी काम कर सकता है। कोई शब्द अगर जिसको आपने एडजेक्टिव की कैटेगरी में डाल दिया वो किसी और छलांग लगा के कोई और पार्ट ऑफ स्पीच का भी काम कर सकता है। इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको एग्जाम्पल किसी का नहीं दिया एक्सेप्ट हेल्पिंग वर्ब्स का। ये किसी और का काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो शब्द अपना रूप रंग बदलते हैं। आप इसीलिए डेफिनेशन याद रखिए, एग्जाम्पल्स पे मत जाइए। आपकी स्कूल में टीचर ने क्या किया था? नाउन म्हणजे काय? एग्जाम्पल लिहून टाक, राम, श्याम, हिमालय। एब्सोल्युटली करेक्ट, दीज आर एग्जाम्पल्स बट दिस इज नॉट द डेफिनेशन। तो आप डेफिनेशन याद रखो, एग्जाम्पल्स पे मत जाओ, क्योंकि शब्द आपको उसी तरह कंफ्यूज करेंगे जैसे एक्टर्स कंफ्यूज करते हैं। किसी पिक्चर में हीरो, किसी पिक्चर में विलन। गॉट द कॉन्सेप्ट? ओके, द नेक्स्ट रूल दैट आई वांट टू से, ए एंड द को आप क्या कहते हैं इंग्लिश में? यस, आर्टिकल्स। ए एंड द आर आर्टिकल्स। तो ए एंड द को तो मैडम मैंने किसी कैटेगरी में डाला ही नहीं, तो आप पूछोगे मैडम कहाँ जाएंगे ए एंड द? क्या वो नाउन है? क्या वो प्रोनाउन है? क्या वो एडजेक्टिव्स हैं? क्या वो एडवर्ब है? ए एंड द आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल्स ना होते तो वो एडजेक्टिव्स होते। आई कैन ऑल्सो से दैट आर्टिकल्स आर अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। कैन राइट इट डाउन समवेयर। अगर ये एडजेक्टिव का सर्कल है तो इसी का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं आर्टिकल्स। रिमेंबर दैट। सो आर्टिकल्स आर अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर विद दिस? एक को छोटा सा रूल देते हैं एंड देन वी स्टॉप। लेट्स मेक दिस थिंग वेरी इंटरेस्टिंग। करण अर्जुन पिक्चर देखी थी, वन ऑफ माई फेवरेट, आई वॉच इट मेनी टाइम्स। उसमें अशोक सराफ का कैरेक्टर याद है? यस, इनिशियली अशोक सराफ वॉज विथ अमरीश पुरी गैंग। पिक्चर के सेकेंड हाफ में, एंडिंग में अशोक सराफ किसकी गेम में आ जाते हैं? किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? सलमान खान, शाहरुख खान के साथ आ जाते हैं। सेम, इतने बदमाश होते हैं एडवर्ब्स भी, वो किसी हमेशा विलन का साथ नहीं देते। एडवर्ब इतने बदमाश होंगे कि ये कभी इनका मन करेगा तो नाउन की तरफ से चले जाएंगे, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बोलेंगे। इनका मन करेगा तो एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा बोलेंगे। इनका मन करेगा तो प्रोनाउन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे। कभी कभी तो कंजंक्शन का भी साथ दे देते हैं एडवर्ब्स। बट एडजेक्टिव पूरी वफादारी निभाता है नाउन प्रोनाउन के साथ। वो हीरो हीरोइन का दोस्त है पक्का। वो आखिरी दम तक अपनी वफादारी किसके साथ निभाएगा? नाउन और प्रोनाउन के साथ। अंडरस्टूड दिस? चलिए, वी जस्ट टेक अ क्विक रिविजन एंड देन वी स्टॉप। द फर्स्ट पार्ट, पिक्चर का हीरो कौन? नाउन। हीरोइन कौन? प्रोनाउन। विलन कौन? वर्ब। हीरो हीरोइन का दोस्त कौन? एडजेक्टिव। विलन का दोस्त कौन? एडवर्ब। रिश्ता बताने वाले लोग कौन? प्रेपोजिशन। जोड़ने वाले गाने कौन हो जाएंगे? कंजंक्शंस। और आइटम सॉन्ग कौन हो जाएगा? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हो तो सेंटेंस में एकदम मजा आ जाता है, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी। और अगर इंटरजेक्शन ना हो तब भी सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? आर्टिकल्स किसका हिस्सा कहलाएंगे? एडजेक्टिव्स का हिस्सा कहलाएंगे। सबसे ज्यादा बदमाश पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी होती है? एडवर्ब होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? अपनी कैटेगरीज बदलते हैं। वो किसी का भी साथ दे सकते हैं। और एक लास्ट बात जॉन इब्राहम से याद रखिए, जैसे एक पिक्चर का हीरो अगली पिक्चर में विलन बन के भी आ सकता है। तो कभी शब्दों पे भरोसा मत करिए, वाक्य के हिसाब से आपको खींच के निकालना है। अंडरस्टूड? तो आज के सेशन में हम इतना ही लेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेशन में इसके मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगी। सो कम प्रिपेयर्ड, लर्न द डेफिनेशंस बाय हार्ट एंड रिमेंबर अ बॉलीवुड मूवी फॉर दैट रीजन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।